नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम केंद्र आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राजस्थान का हमारा जो इतिहास था वहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक वंश प्रारंभ कर रहे हैं और वो वंश हमारा यहाँ पर कौन सा? मौर्य वंश। मौर्य वंश। अगर मौर्य वंश के शासन काल के बारे में हम चर्चा करें तो इसका समय है दोस्तों 322 या 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व का शासन काल है दोस्तों किसका? मौर्य वंश का। अब देखते हैं दोस्तों, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व कैसे हुआ, यानी ये वापस घटते हुए क्रम में क्यों चला गया। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति था ईसा मसीहा। क्या नाम था जिसका? ईसा मसीहा। इस ईसा मसीहा का जन्म हुआ दोस्तों 0 शताब्दी या 100 शताब्दी के अंदर। अगर रीजनिंग के अंदर हम बात करें तो यहां से हम 100 शताब्दी मानते हैं। अगर हम इतिहास के अंदर बात करें तो इसको कहां पर मानते हैं? 0 शताब्दी मानते हैं दोस्तों। अगर मैं ईसा मसीहा के जन्म से अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चलते आ गया वर्तमान में 2020। अगर मैं ईसा मसीहा के जन्म से पहले की मैं बात करूंगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ जाता है 1000 ईसा पूर्व। अगर मैं दोस्तों ईसा पूर्व जो ईसा मसीहा के बाद में यानी ईसा मसीहा के जन्म से क्या प्रारंभ हुई थी? ईसवी प्रारंभ हुई थी। तो इसके बाद में जो चलती है वो हमारी कौन सी है? ईसवी है। और ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व के अंदर क्या है? ईसवी पूर्व यानी ईसा पूर्व है दोस्तों। अगर मैं मान लो दोस्तों, अगर मैं यहां से नीचे से चलूंगा, मान लो कि मेरा जन्म कब हो रहा है? 5 ईसा पूर्व के अंदर मेरा जन्म हो रहा है। अगर जन्म होगा तो बाद में निश्चित है दोस्तों कि मृत्यु भी यहां पर निश्चित होगी। मान लो मेरा जन्म कब हो रहा है? 5 में हो रहा है और मेरी मृत्यु कब हो रही है? 2 में। तो मेरा जीवन काल यहां पर क्या हुआ? 5 ईसा पूर्व से लेकर 2 ईसा पूर्व यानी 5 से लेकर 2 ईसा पूर्व के अंदर क्या हुआ? मेरा यहाँ पर जीवन काल हुआ दोस्तों। तो इसी आधार पर मौर्य वंश भी कहां पर है? ईसा पूर्व के अंदर ये चल रहा है। और ईसा पूर्व के अंदर है 322 या 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व के मध्य था हमारा कौन सा वंश? मौर्य वंश। दोस्तों यहाँ पर 322 क्यों लिया जाता है और 321 क्यों लिया जाता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, आज हमारा वंश प्रारंभ हो रहा है और वो है हमारा मौर्य वंश। अगर मैं मौर्य वंश के बारे में चर्चा करूं तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल है 322 या 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व। अब देखते हैं दोस्तों कि ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कहां से आया था? इसकी जाति कौन सी है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में भी अनेक पुराणों के अंदर, अनेक ग्रंथों के अंदर इसे अलग अलग जाति यहां पर बताई गई थी दोस्तों। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में क्या बोला गया है? जैन व
बौद्ध धर्म में से क्या बोला गया था? तो पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था शूद्र, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों में क्या कहा गया है? शूद्र बोला गया। जैन व बौद्ध धर्म के अनुसार इसे बोला गया था क्या? क्षत्रिय बोला गया था, क्षत्रिय। जैन व बौद्ध धर्म में से क्या बोला गया है? क्षत्रिय बोला गया था। एक विद्वान था विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। इसी विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और इस पुस्तक के अंदर, मुद्रा राक्षस पुस्तक के अंदर इसे बोला गया था वर्सल। क्या बोला गया है? वर्सल। और वर्सल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति से, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति से। यानी कहने का मतलब है, सीधा सीधा यहां पर विशाखा दत्त ने नहीं बोला है, लेकिन कहने का मतलब क्या था कि यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या था? एक शूद्र था, निम्न जाति से उत्पन्न था। अब देखते हैं दोस्तों कि यूनानी विद्वान भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे, और यहाँ पर काफी विद्वान है जो हमारे यूनानी विद्वान आए हैं इसी के दरबार के अंदर। तो उन यूनानी ग्रंथों के अंदर से क्या बोला गया था? तो यूनानी ग्रंथों के अनुसार, यूनानी ग्रंथों के अनुसार इसे बोला गया है हब्बल ओरिजन, हब्बल ओरिजन। और हब्बल ओरिजन का अर्थ होता है निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न व्यक्ति से, निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न व्यक्ति से बताया गया है। किसका अर्थ? हब्बल ओरिजन का। तो ये थी दोस्तों हमारी चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में। पुराणों में क्या बोला गया है? शूद्र बोला गया। जैन व बौद्ध धर्म से क्या बोला गया था? क्षत्रिय बोला गया था। विशाखा दत्त की पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस है, जो गुप्त काल के अंदर लिखी गई थी। और इस मुद्रा राक्षस के अनुसार इसे क्या बोला गया था? वर्सल बोला गया था, अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति से बताया गया है। और यूनानी ग्रंथों के अनुसार इसे क्या बोला गया था? हब्बल ओरिजन बोला गया था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन निम्न परिस्थितियों से गुजरा हुआ था दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार से संबंधित, यानी इसकी जाति को लेकर था। अब क्वेश्चन हमारे कई बार इस जाति से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। तीसरी बात यहां पर देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम शासक है जिसने यहां पर भारत में राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक की बात होगी तो वो भी कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक एकता का मतलब है कि संपूर्ण भारत को इसने एक सूत्र के अंदर बांधने की इसने क्या की थी? कोशिश की थी। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो जाति के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं इसने कौन कौन से यहां पर युद्ध लड़े होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण युद्ध हैं, 5-7 यहां पर युद्ध हैं, जिससे भारत के अंदर राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। और इसके अंदर पहली संधि प्रथम विवाह है, और प्रथम राजदूत भी इसी के शासनकाल के अंदर भारत के अंदर आएगा दोस्तों। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। अगर चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करेगा तो उसका साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार होगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय कौन सी थी? तो इसकी प्रथम विजय है पंजाब विजय। कौन सी विजय है? पंजाब विजय। और इसने पंजाब विजय कब की थी? 322 ईसा पूर्व के अंदर। कब की थी? 322 ईसा पूर्व के अंदर। उस समय पंजाब के ऊपर अधिकार था किसका? यूनानियों का अधिकार था। उस समय पंजाब के ऊपर अधिकार किसका था? यूनानियों का अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी विजय थी मगध विजय।
मगध विजय। मगध विजय की थी 321 ईसा पूर्व के अंदर। काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमारा बनता है। मगध वर्तमान बिहार को बोला जाता है। वर्तमान बिहार को हम क्या बोलते हैं? मगध। उसमें मगध की राजधानी होती थी पाटलिपुत्र। क्या होती थी? पाटलिपुत्र। वर्तमान पटना। वर्तमान है पटना। बिहार की राजधानी वर्तमान क्या है? पटना। और पटना को ही पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र कहा जाता था। और बिहार को क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। पटना को पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम पटना किसने कहा था? जो पाटलिपुत्र पहले से चल रही थी, इसी को पहली बार पटना किसके द्वारा बोला गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसको क्या बोला गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा इसे क्या बोला गया था? पटना बोला गया था। अब देखते हैं दोस्तों कि मगध के ऊपर इसने क्यों आक्रमण किया होगा। क्या कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के ऊपर आक्रमण किया, और उस समय मगध के अंदर किस वंश ने यहां पर शासन किया कर रहा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्तमान हम चलते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर चलते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर के अंदर एक टीचर था, यानी विद्वान था, जिसका नाम था कौटिल्य। इसका वास्तविक नाम था, इसी को कौटिल्य या चाणक्य भी बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त कहां का रहने वाला था? ये लाहौर का रहने वाला था। एक संस्कृत का विद्वान था, और इसी के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। तो अब देखते हैं, उस समय मगध के ऊपर नंद वंश का शासन था। कौन से वंश का? नंद वंश का यहां पर मगध के ऊपर क्या था? शासन था। और नंद वंश का भी राजा था गणानंद। नंद वंश का अंतिम शासक है कौन है? गणानंद। तो इस मगध के ऊपर मौर्य वंश से पहले किस वंश ने यहां पर शासन किया था? नंद वंश ने यहां पर शासन किया था। अब देखते हैं दोस्तों, मगध के अंदर नंद वंश है, और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के अंदर एक सभा का आयोजन करवाया था। किसने? इसी गणानंद ने यहां पर सभा का आयोजन करवाया था। इस सभा के अंदर आमंत्रित किया था किसको? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त को यहां पर आमंत्रित करता है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इस कौटिल्य का कुछ कुरूप था, यानी इसका कुछ कलर था वो काला था। इसलिए गणानंद ने कौटिल्य की क्या कर दी दोस्तों? यहां पर बेइज्जती कर दी थी। इसलिए कौटिल्य ने वहीं पर पाटलिपुत्र के अंदर शपथ खाई थी कि मैं जब तक इस संपूर्ण नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं कभी भी मगध के अंदर नहीं आऊंगा। इस आज से ये यहाँ से नंद वंश यानी मगध से चला, यहाँ से रवाना हो जाता है, और इसे एक 7 साल का बच्चा मिलता है, और वो बच्चा था कौन है? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त को अपने साथ में ले लेता है, तथा लाहौर के अंदर इसे एक अच्छी शिक्षा देता है, इसे सेनापति बना लेता है, और अपने यहाँ पर सेना इकट्ठी कर लेते हैं। सेना इकट्ठी करने के बाद में इन्होंने 321 ईसा पूर्व के अंदर मगध के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। मैंने आपको यहाँ पर शासनकाल बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का 322 या 321। तो आपको समझ में आया होगा मैं 322 क्यों लिख रहा हूं और 321 क्यों लिख रहा हूं। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काल कब से प्रारंभ हुआ था, अगर ऑप्शन में 322 भी है और ऑप्शन में 321 भी है, तो हमें क्या करना होगा? 321 करना होगा, क्योंकि इनका मेन लक्ष्य था वो कहां पर था? मगध के ऊपर था। यानी इनका मेन उद्देश्य था वो मगध विजय थी, क्योंकि यहां पर पंजाब विजय तो इनकी क्या थी? एक ट्रायल थी दोस्तों। अगर ऑप्शन में 321 नहीं मिलता है तो हमें क्या करना होगा? यहां पर 322 करना होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, 322 के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। यहां पर गणानंद मारा जाता है,
और पाटलिपुत्र के ऊपर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है दोस्तों। जैसे यहां पर पाटलिपुत्र के ऊपर अधिकार हो जाता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाई थी, पाटलिपुत्र को। क्यों सुना जाए कि मौर्य वंश की पहली राजधानी रही, तो पहली राजधानी क्या रही थी, पाटलिपुत्र इसकी प्रथम राजधानी थी। तथा अपना राजनीति गुरु किसे बनाया था, प्रधानमंत्री भी बोल सकता हूं मैं, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन तीनों के नाम यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। इसका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। अब देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की तीसरी विजय कौन सी है। चंद्रगुप्त मौर्य की तीसरी विजय कश्मीर विजय। कौन सी विजय है, कश्मीर विजय थी। चंद्रगुप्त मौर्य की तीसरी विजय कौन सी थी, कश्मीर विजय। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर विजय की या नहीं की, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, एक पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, जिसका लेखक था कलहैन। कौन था, कलहैन। कलहैन की पुस्तक है कौन सी, राजतरंगिणी से हम ये बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर विजय भी की थी। और ये जो कलहैन था ये एक ब्राह्मण था और एक कश्मीर का ही क्या था, एक कवि था। इसके बाद में चौथी विजय देखते हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत विजय भी की थी। कौन सी विजय की थी, दक्षिण भारत विजय की थी। और दक्षिण भारत विजय की जानकारी हमें कहां से मिलती है, यहां से हमें दो ग्रंथ मिलते हैं। और वो कौन सी भाषा में थे, तमिल भाषा में। दो ग्रंथ प्राप्त हैं जो तमिल भाषा के अंदर मिले थे। एक का नाम है अहनानुर और दूसरा है मुरनानुर। अहनानुर व मुरनानुर, इन्हें दो ग्रंथों से हम ये बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। पांचवी विजय देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की, जो काफी इंपोर्टेंट है, वहीं से हमारा क्वेश्चन है, लगभग वहां से क्वेश्चन बनता है। और वो विजय है सेल्यूकस से युद्ध। देखते हैं दोस्तों सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ, क्या इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ था, या इसके अंदर अगर विजय हुआ तो क्या संधि हुई थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व के अंदर। युद्ध कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। सेल्यूकस है कौन, सेल्यूकस था सीरिया का शासक था सिकंदर महान, इसी का उत्तराधिकारी और इसी का सेनापति था। कौन है, सेल्यूकस। तो सीरिया के शासक सिकंदर महान का उत्तराधिकारी कौन था, सेल्यूकस। सेल्यूकस ने यहां पर क्या सोचा था कि भारत के अंदर कोई चंद्रगुप्त मौर्य नाम का कोई राजा है जो एक कमजोर शासक है, इसलिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और यह आक्रमण कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व के अंदर। इस आक्रमण के अंदर सेल्यूकस की क्या हुई थी, हार हो जाती है। अगर हार हुई है तो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ देगा कब, अगर दोनों के मध्य क्या होगी, संधि होगी। तो सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि की गई। अब देखते हैं कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संधि हुई, इस संधि की वार्ता या इस संधि की जानकारी में कहां से मिलती है। तो इस संधि का उल्लेख किया था एक विद्वान था जिसका नाम था एपियानस। किसने किया था, एपियानस नामक विद्वान ने बताया था
कि 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य की संधि हुई थी और इस संधि के तहत सेल्यूकस हारा है तो देगा कौन है? सेल्यूकस देगा। किसको देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को। देखते हैं दोस्तों शर्तों के तहत उसने यहां पर क्या क्या दिया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, पहली अंतरराष्ट्रीय संधि किसके मध्य हुई है? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य पहली है। यहां पर पहली तीन चीज आएंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों शर्तें क्या थी। सेल्यूकस ने 4 प्रांत दिए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से? हेरात, काबुल, कंदार और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, हेरात, काबुल, कंदार और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत दे रहा है कौन है? सेल्यूकस। किसको दे रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हेरात अफगानिस्तान में है वर्तमान, काबुल कंदार वर्तमान में अफगानिस्तान में है और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कुल राज्य 5 हैं जिनमें से जो पश्चिमी राज्य है बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का, जहां पर हिंदू जनसंख्या अधिक है। जैसे हमारे भारत की बात करें, भारत विरोधी नारे हमारे कश्मीर में लगते हैं तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी नारे लगते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू जनसंख्या अधिक है दोस्तों। तो ये 4 प्रांत दिए थे सेल्यूकस ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरी बात, इस सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह किसके साथ में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। किसके साथ में हो रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किस किस के मध्य हुआ था? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हेलेना व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तीसरी बात और देखते हैं यहां पर। तीसरी शर्त क्या थी? सेल्यूकस का एक दूत था। दूत किसका है? सेल्यूकस का। क्या नाम था? मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। अब देखते हैं दोस्तों भारत में आने वाला प्रथम यात्री भी कौन है? मेगस्थनीज है। भारत में आने वाला प्रथम यात्री कौन है? मेगस्थनीज है। भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसी के समय में हेलेना के साथ में। भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी किसके साथ में? सेल्यूकस के साथ में की गई थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों केवल क्वेश्चन आता है मेगस्थनीज किसका दूत है। पिछली भर्ती के अंदर क्वेश्चन था मेगस्थनीज किसका राजदूत था। राजदूत दोस्तों सेल्यूकस का है और किसके दरबार में आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आ रहा था दोस्तों। तीसरी यहां पर और देख लेते हैं, 500 हाथी भेंट किए थे। हाथी दे रहा है कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको दे रहा है? सेल्यूकस को। क्यों दिया था? क्योंकि सेल्यूकस उस समय सीरिया के अंदर हाथी नहीं थे। सीरिया में हाथी नहीं थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट किए थे। किसको? सेल्यूकस को भेंट किए थे। तो ये शर्तें थी दोस्तों, इस संधि के तहत ये शर्तें शामिल की गई थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया होगा, इसकी मृत्यु कब हुई थी और कहां पर हुई थी और किन परिस्थितियों के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखते हैं जैन धर्म क्यों स्वीकार किया था इसने, या किसके प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म स्वीकार किया था। तो एक जैन साधु था भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन साधु
भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था। और इसी के कहने के ऊपर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक लंबा अकाल पड़ गया था, लगभग 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। तो इस अकाल को समाप्त करने के लिए भी उसने गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर एक झील बनवाई थी। और वह झील कौन सी थी? सुदर्शन झील। कौन सी झील थी? सुदर्शन झील वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के अंदर गिरनार पर्वत के ऊपर ये झील का निर्माण भी करवाया था। किसके कहने पर? भद्रबाहु के कहने पर। और इसी भद्रबाहु के कहने पर ये कर्नाटक के अंदर आ जाता है तपस्या करने के लिए, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन देखना, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई? कर्नाटक का एक स्थान है सारवण बेलगोला। कहां पर हुई थी? सारवण बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी और 298 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। मृत्यु भी किस आधार पर हुई थी? संलेखना विधि से। कौन सी विधि से? संलेखना विधि या उपासना विधि भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? संलेखना या उपासना विधि। क्योंकि जैन धर्म के अंदर अगर कोई भी जैन व्यक्ति है या जैन साधु है, अपने अगर शरीर को त्यागना चाहता है तो वो क्या करता है? पहले अन्न को धीरे धीरे कम मात्रा के अंदर लेना प्रारंभ करता है, फिर अन्न को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसके बाद में पानी को वो कम मात्रा में लेना प्रारंभ करता है और पानी को भी क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसके बाद में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? संलेखना या उपासना विधि के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो रही है? 298 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर? सारवण बेलगोला नामक स्थान पर, जो वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर है। और किस बाबा के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म स्वीकार किया है? भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म स्वीकार किया था। यह था दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले वीडियो के अंदर देखेंगे हम दोस्तों इसी के बाद में अगला शासक।